जिंदा कौमें 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती। वह सरकार के हर गलत काम का तत्काल प्रभाव से विरोध करना प्रारंभ करती हैं। बिहार के चुनावी परिणाम का रिजल्ट हमें यह बात बताता है कि जिस तरीके से विपक्ष सिर्फ पार्ट टाइम राजनीति करने में असफलता पाया है, वह आने वाले तमाम चुनावों में विपक्ष के लिए एक बड़ी सीख होना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें प्राप्त करती है, उसने न सिर्फ विपक्ष को चारों खाने चित्त किया, बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी उनकी औकात बताई। उसने जेडीयू को भी चौंकाया। जेडीयू के नीतीश कुमार, जिनको पलटूराम कहा जाता है राजनीति में, उनके पलटने की भी आखिरी संभावनाओं को अपने परिणाम से ध्वस्त किया, निरस्त किया। इस बार बीजेपी इतने प्रचंड जीत के साथ अपनी पूरी इस भूमिका में आ चुकी है कि वह चाहे तो बिना जेडीयू के भी बिहार में अपनी विधानसभा सरकार चला सकती है। और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़कर जिस तरीके से 89 सीटें प्राप्त किया है, हालांकि जेडीयू भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो भी 85 सीट पाई है, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को भी एनडीए गठबंधन में 21 सीटें मिलती नजर आई। अब इन सभी आंकड़ों पर अगर नजर डालें, अदर्स को देखें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के रिजल्ट को देखें, तो तमाम परिदृश्य ऐसे सामने आते हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से एनडीए अलायंस के आगे नतमस्तक होता नजर आया। शायद तेजस्वी यादव के घर की जो रणनीतिक फूट थी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो राजनीतिक प्रतिद्वंद था, वो भी परिणामों में बदलता दिखाई दिया। इसके अलावा राहुल गांधी की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और उनके द्वारा जबरदस्ती थोपा गया एसआईआर मुद्दा शायद बिहार का वास्तविक मुद्दा नहीं था। बिहार की जनता के मुद्दे कुछ और थे। बिहार की जनता शायद पलायन को अपना मजबूरी का मुद्दा मानती ही नहीं है। बिहार की जनता मुद्दों की बजाय मुद्रा पर मर मिटी। 10-10 हजार रुपए के ट्रांजैक्शन के बाद बिहार की महिलाओं ने एक बार फिर से जिस तरह से शानदार भरोसा नीतीश कुमार पर किया, वो वाकई देखने लायक था। नीतीश कुमार की साइकिल योजना, नीतीश कुमार की पोशाक योजना, जिन बेटियों को उनके प्रारंभिक दौर में साइकिल योजना और पोशाक योजना का लाभ दिया गया, आज वह शादी होकर एक एक दो दो बच्चों की माओ में परिवर्तित हो चुकी हैं। उन्होंने जिस तरीके से प्रचंड रूप दिया, लगभग 67% के आसपास नीतीश कुमार की सरकार के दौरान हुए इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग हुई। तभी से यह आंकड़ा लगाया जा रहा था, यह अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब होंगे। पहली बार ऐसा देखा गया कि यादवों की एंटी इनकम्बेंसी देखी गई, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी गई। सरकार को लाने के लिए, वर्तमान सरकार में नीतीश कुमार को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए बिहार की जनता ने एंटी इनकम्बेंसी दिखाई, मगर विपक्ष के खिलाफ। विपक्ष पूरी तरीके से निस्तानाबूद दिखाई दिया। विपक्ष की रैलियां कारगर साबित नहीं हुई। विपक्ष की तरफ से लड़ने वाले तमाम नेताओं को जिस विपक्ष का प्रोमो सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग खेसारी लाल यादव ने गाया था, खेसारी लाल यादव को राम मंदिर का विरोधी डिक्लेयर करने में पवन सिंह सही साबित हुए। नरेंद्र मोदी घुसपैठियों के नाम पर जो एसआईआर के तहत जिनका वोट काटा गया था, उनको घुसपैठिया बनाने में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी सही साबित हुए। बिहार की जनता में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास दिखा, अमित शाह के प्रति विश्वास दिखा। आतंक का पर्याय माने जाने वाले जो घुसपैठिया हैं, उनके बारे में सही राय एनडीए गठबंधन बताने में कामयाब हो गया। मोदी ने जिस अंदाज में, जिस बिहारी अंदाज में वोट मांगा, गमछा लहराते हुए रैलियों में जिस तरीके से अपना जादू बिखेरा, उसने चारों खाने चित कर दिया तेजस्वी यादव को। यानी 30 के अंदर पूरा महागठबंधन सिमट करके रह गया। जिस भय के माहौल को बताने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब हुए, अमित शाह की रैलियां कामयाब हुई, विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि अब एनडीए अलायंस के खिलाफ आगामी कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपको फुल टाइम राजनीति करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में राम मनोहर लोहिया के कोट को बोल करके वीडियो की शुरुआत किया था कि जिंदा कौमें 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती हैं। आने वाले चुनाव में आज के दिन से ही विपक्ष को शायद एनडीए अलायंस को हराने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब जब सड़कें सूनी होती हैं तब तब सदन आवारा हो जाता है। ये कोड भी लोहिया जी का है। और क्या विपक्ष इस कोड को साबित कर पाएगा? लोग राहुल गांधी जैसे लोगों पर, जिन पर यह आरोप लगता है कि वे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, चुनाव से 3 महीने पहले किसी स्टेट में जाते हैं, रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, मीटिंग्स करते हैं,
वह निष्प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि चुनाव हारते ही वह विदेश के किसी दौरे पर महीने 15 दिन के लिए चले जाते हैं। वहां से उनकी जब वीडियोस वायरल होती हैं, फोटो वायरल होती हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो पूरी तरीके से कामयाबी के साथ लोगों के दिमाग में घुसाने में कामयाब होता है। यहां तक कि जो सीमांचल की सीटें थी उन पर भी एनडीए अलायंस ने जीत हासिल की। ये कहा जाता है कि सीमांचल पर मुस्लिम वोटों की बहुलता है। अब अगर मुस्लिम प्रभावित विधानसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के उम्मीदवार जीते हैं तो जरूर सीटों के बंटवारे में बहुत अच्छा सामंजस्य एनडीए अलायंस में देखने को मिला, जो महागठबंधन में देखने को नहीं मिला। पूरी महागठबंधन की टीम एक बार फिर से बिखरती हुई दिखाई दी। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ, जो जहां पर तेजस्वी यादव तो अपनी तरफ से बातचीत का इनिशिएट करते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव उसको ठुकराते हुए नजर आते हैं। ऐसी तमाम चीजें, एक बार फिर से नाम लेना पड़ेगा प्रशांत किशोर का, जो बिहार की राजनीति में धराशायी होते नजर आए। उनके भी तमाम वीडियो बीजेपी की आईटी सेल द्वारा खूब वायरल किए गए। उनको भी कहीं ना कहीं उनके ब्राह्मण होने के बावजूद भी सनातन विरोधी साबित करने में बीजेपी कामयाब हुई। उनको एक वीडियो में दिखाया गया कि एक महिला उन्हें तिलक लगाती है, वो उस तिलक को पोंछ कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, यानी इसको भी ट्रेंड कराया गया। इसके पीछे भी एक मकसद था कि प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए या एंटी हिंदू आइडियोलॉजी वोटर्स को रिझाने के लिए इस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा एनडीए अलायंस ले गया। 70% के आसपास वोट पड़ना शुरुआत से ही इस बात का इंडिकेशन था कि एनडीए एक बार फिर से वापसी करेगी और नीतीश कुमार, जैसा कि कहा जाता है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर ही मानेंगे, क्योंकि बीजेपी है तो जरूर इस स्थिति में कि बिना नीतीश कुमार के सरकार बना सकती है, लेकिन मोदी जी की मजबूरी है कि दिल्ली की सरकार नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे टिकी है, इसलिए शायद बीजेपी ये गलती नहीं करेगी। हालांकि जेडीयू की तरफ से किया गया ऑफिशियल ट्वीट कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, इसको 2 घंटे बाद ही जेडीयू को डिलीट करना पड़ा। और अमित शाह ने शुरुआत में ही इंडिकेट किया था कि विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, उसी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और वो बिहार से होगा। ऐसी तमाम चीजें बिहार के लिए क्या नया साबित होंगी? क्या बिहार में अब तक जिन बातों के लिए बिहारियों को पूरे देश के अंदर बदनामी और एक तरीके से बेढंगा माना जाता रहा है, क्या बिहारियों के आंचल से वो दाग धुलेगा? नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, क्या वो बिहार को एक पूरी दुनिया और देश के अंदर नई दिशा दे पाएगी? बिहार जिस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चरल, कमजोर शैक्षिक व्यवस्था और कमजोर रोजगार परक व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता रहा है कि बिहार के लोग 10-15 हजार की मात्र नौकरी के लिए पूरी देश दुनिया में मारे मारे घूमते हैं, क्या इस मुद्दे को, जिसको प्रशांत किशोर ने बखूबी उठाया था, इस पर नीतीश कुमार की सरकार कोई प्रभावी काम करेगी? हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को एक नई दिशा, एक नई दशा भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलने वाला एनडीए अलायंस देगा और नीतीश कुमार की आने वाली सरकार बिहार को एक सजग प्रदेश के रूप में, जिसको अब तक एक अपराधी प्रदेश कहा जाता है, पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है, वो भी अगले प्रदेशों की तुलना में उनके परस्पर शामिल होगा और बिहारियों को एक नए सम्मान के नजर से देश और दुनिया में देखा जाता रहेगा। फिलहाल मुझे आपकी राय का अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।